हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जय गुरुदेव फिजिक्स क्लासेस में। आज अपन को 9th क्लास का ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसके बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो अपन ने रिवाइज कर देता हूँ। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें क्या क्या पढ़ा था। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है F=g, दोनों ऑब्जेक्ट का मास अपॉन उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अपन ने इसका एक्सेलरेशन निकाला था ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना कितना आता है 9.8 × 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेविटी होती है टू टू अर्थ के लिए। ठीक है, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। और भी कुछ इसके जी के लिए बारे, जी की जो यूनिट होती है उनके बारे, उसकी जो वैल्यूज़ होती है उसके बारे में पढ़ा था। जी यहाँ से अपन ने ड्राइव भी किया था। ठीक है, तो ये कुछ इसके जो प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें अपन ने सब कुछ बता दिया है। अब अपन को इसके आगे देखना है। इसमें आगे के लेक्चर में अपन को मून के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अपन ने ग्रेविटी ऑफ अर्थ निकाला था तो उसमें 9.8 आया था। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब अपन को मून के लिए देखना है। तो मून की जो ग्रेविटी होती है वो होती है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? ये ज़्यादा और ये कम क्यों होता है? क्योंकि इनके जो मास होते हैं ये ज़्यादा होता है और इसका मास कम होता है। ठीक है, एक दूसरे से कम होते हैं। ठीक है, इस वजह से ग्रेविटी इनकी कम ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बीच में एक रिलेशन होता है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जो इनके बीच में रिलेशन होता है वो होता है ये वाला रिलेशन। ग्रेविटी ऑफ मून होती है वो 1/6 पार्ट होती है अर्थ का। ठीक है, यदि हम इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। यदि मेरा वेट मान लो 60 kg है या फिर 36 kg है तो ठीक है, तो मेरा मून पे जो मास होगा वो कितना होगा? 6 का डिवाइड कर दीजिए। 36 में करेंगे तो 6 आ जाएगा और 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, यदि मान लो मेरा अर्थ पे जो मेरा वेट है वो 60 है तो मून पे कितना होगा? 10 kg होगा। यदि मान लो मेरा 36 kg मेरा मान लो अर्थ पे मेरा वेट है तो मून पे वो 6 kg हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को इसका ये जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ध्यान रखना है इस चीज़ को। जो वेट होता है मून का वो 1/6 पार्ट होता है किसका? वेट ऑफ अर्थ का। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद में अपन को देखो एक अच्छा सा एक डेफिनेशन पढ़नी है जो अपने कभी कभी 1 नंबर्स में पूछ लेते हैं। डिफाइन द फ्री फॉल ऐसे नाम ऐसे आ जाता है, तो अपन नोट करके ऐसे लिख लीजिए। फ्री फॉल। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अपन ने उसको फ्री फॉल छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटी लगनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, तो इसका अपन आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। व्हेन ए बॉडी, और बॉल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, moves ठीक है, आई थिंक आपको पता लगा, पहले भी ये लेक्चर में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। कोई भी बॉडी हम उसको फ्री फॉल छोड़ देते हैं, फ्री से छोड़ देते हैं तो उस पर एक ग्रेविटी वर्क करती है, उसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इसमें और कोई एक्सटर्नल वर्क इसमें वर्क करता है, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये फ्री फॉल नहीं होगा। ठीक है, फ्री फॉल के लिए सिर्फ ग्रेविटी का जो फोर्स होता है अर्थ का वो लगना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में इसके बाद में हमको आप लोगों को इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और जानना है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशंस।
जो इससे प्रीवियस वाले जो चैप्टर हैं उसमें आई होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v = u + at होता है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s = ut + ½ at², ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन होता है वो v² u² = 2as होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है ये फाइनल वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, जो टाइम होता है, ठीक है। अब अपन जैसा कि आपको पता है अपन ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है उसको अपन जी से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशन के ही उस सेम टू ऐसे लगता है, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, यदि मान लो अपन वर्टिकल के लिए कुछ पढ़ते हैं तो जो अपनी डिस्टेंस होती है उसी को अपन h बोलते हैं, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन मान लो होता है, ठीक है, उसी को अपन ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन के चैप्टर में एक ही जगह अपन g भी यूज मिल सकते हैं और h जगह s भी यूज मिल सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आप g लिखो, आपकी जो NCERT है उसमें g नहीं लिखा हुआ है, तो ये आगे जाके आप पढ़ोगे तो उसमें g डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब अपन को ये देखना है जो अपन की वैल्यूज़ होगी वो कब पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, ठीक है। यदि मान लो इसका ये यदि मान लो कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो यदि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तब तो अपन को लेना है पॉजिटिव, है ना, तब तो लेना है पॉजिटिव। और जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट होगा, ठीक है। जो वेलोसिटी है अगर वो अपोजिट होगी तो अपन को लेना नेगेटिव। अपन एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, यदि मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, अपन ने इसको ऊपर फेंका है तो वेलोसिटी कहाँ है इसकी, ऊपर। और आपको पता है ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, अभी जैसे कि ये है, अभी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे v = 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर ये दोबारा नीचे आएगा तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा, वो ग्रेविटी जो लगेगी वो -g लगेगी, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो नेगेटिव या g की वैल्यू है वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन हरदम डाउनवर्ड लगता है और ये जो अपन ऊपर फेंक रहे हैं ये अपवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो ये नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अगर यदि इसी एग्जांपल को देखें तो कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, अपन उसको छोड़ा, ठीक है, तो वेलोसिटी भी यहाँ और जो ग्रेविटेशन है वो भी यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो यहाँ पे अपन जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। समझ में आया कब नेगेटिव कब पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और मान लो इस वाले केस के अंदर अपन जो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक है, वो 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को पहले रेस्ट में फिर अपन ने छोड़ा है, तो पहले रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बाद में इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को देखो इसके बाद में ये हो गया। हाँ, और एक और इसमें फैक्ट है कि कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको अपन ऊपर फेंकते हैं, तो मान लो 2 सेकंड ऊपर जाने में उसको टाइम लगा है, फिर 2 सेकंड बाद में वो नीचे आएगा, तो नीचे आने में जो टाइम लगा हुआ है उसको भी अपन 2 सेकंड में ही नीचे आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जाने में तो मान लो 5 मिनट ले लिए और आने में 1 मिनट के अंदर आ गया हो, ठीक है। ये ऐसा सोचने में लगता है कि नीचे जल्दी आती है, लेकिन टाइम वो ही लगता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से डायग्राम से डिनोट कर लेना कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अपन ने ऊपर फेंका, ठीक है, तो इसका जो टाइम है वो मान लो 1 सेकंड है, ठीक है। तो नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा इसको, t = 1 सेकंड। इस तरीके से आप डिनोट कर लो और नोट करके लिख लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज़ काम आती हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में अपन को 4-5 न्यूमेरिकल्स करने हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर मास और जो वेट होता है उसके बीच में अपन को डिफरेंस है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके न्यूमेरिकल के साथ उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।